सेट कर दे। हाँ ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 11 में हम कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रो यहाँ पर आयोनाइजेशन एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद आपका क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब से रिलेटेड हम कोई क्वेश्चंस को करते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में आसानी पड़े। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे आज हम। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है बच्चों इससे रिलेटेड, कि मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, फ्यू एलिमेंट्स आर मैच्ड with their successive ionization energy, अब ठीक है, with their successive ionization energies identify the elements। आपको एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। अब इसमें आप लोगों को इंडेक्स दिया हुआ है बच्चों, समझना, इंडेक्स दिया हुआ है आपको एलिमेंट x, y और ये आपका z। ठीक है, ये आपको एलिमेंट दिया हुआ है और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू 2372, 520, 900 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 52, यहाँ पर 7297 और यहाँ पर क्या होता है 1758। तो आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लो आइडेंटिफाई x y z एज अ नोबल गैस एलिमेंट। नोबल गैस के बाद अल्कली मेटल, नोबल गैस के बाद आपका क्या जाएगा बच्चों अल्कली मेटल और अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें से आपको पता लगाना है। चलो ठीक है, आप लोग करो, आप लोग एक बार ट्राई मारो बच्चों, मतलब आप लोग एक बार क्वेश्चन लिख लिया है तो आप लोग अपने हिसाब से एक बार ट्राई मारो। आप लोग अपने हिसाब से ट्राई मारो, आप लोग फिर आंसर को चेक करना, वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई मारो खुद से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों हमारा, समझते हैं। देखो यहाँ पर ये मेरा x है। अब देखो यहाँ पर समझते हैं, मुझे क्या बताना है बच्चों, नोबल गैस, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। मुझे क्या बताना है, नोबल गैस, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देख लेते हैं यहाँ पर नोबल गैस का आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा। नोबल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। तो नोबल गैस का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी, नोबल गैस के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो शुरुआत से ही क्या होता है बच्चों, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। शुरुआत से ही वो आपका क्या होता है बच्चों, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पर आपका नोबल गैस होता है बच्चों शुरुआत से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं NH2NP6 ये होता है। अब इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा, क्योंकि मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है ना, तो मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। ये आपको किलोजूल पर मोल में दी गई है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो आपका क्या होगा, यहाँ से ये आपका स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कहाँ जाएगा, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर। कहाँ जाएगा आपका ये, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर। और किसी की स्टेबिलिटी को हम जब डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें एनर्जी क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा रिलीज होती है, उसमें एनर्जी क्या होती है सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1
आपका नोबल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी 1 क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 किसकी है बेटा, इसमें से आप लोगों को आइडेंटिफाई हो गया होगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 सबसे ज्यादा है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका नोबल गैस होगा, ये आपका क्या होगा बच्चों, नोबल गैस। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मुझे बोला है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, मेरे पास चॉइस है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आप लोग जान सकते हो यहाँ पर कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ उसको समझो, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अब बात समझना, यहाँ पर अल्कली मेटल आपके कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फ्रॉम विच ग्रुप अल्कली मेटल इज बिलोंग्स टू, बताओ। अल्कली मेटल आपका होता है फर्स्ट ए ग्रुप से, फर्स्ट ए ग्रुप से आपका बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अल्कली मेटल आपका किससे बिलोंग करता है बेटा, फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल किससे बिलोंग करता है, सेकंड ए ग्रुप से बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हो कि ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करेगा और ये आपका सेकंड ए ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है बेटा, बेटा अनिल कर रहा है नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करेगा और ये आपका सेकंड ए ग्रुप से, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा बेटा, बता इसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आप ये भी जानते हो कि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है कि नहीं आता, ये आपका फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है। और जैसे ही अगर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी किससे ज्यादा होती है, बोरॉन से भी ज्यादा होती है। तो आपका मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हेलोजन नोबल गैस को तो मैंने डिसाइड कर दिया। अब मेरे पास दो बचे, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो होगा ये आपका कौन सा होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये आपका कौन सा होगा बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ में आया कैसे किया, समझ में आया। ये आपका कौन सा होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और फिर ये आपका कौन सा होगा बेटा, बचा हुआ अल्कली मेटल। क्लियर हो गया कंसेप्ट। इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को डील करना है, जो कि आपका काफी इजी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इजी, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग कोशिश करो और इसको रिपीट करो। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अभी मैंने जितने टॉपिक पढ़ा है उसको मैंने रिवीजन में ले लूंगा आप लोगों का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैंने बोला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर है हमारा बट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ऑफ नाइट्रोजन। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन समझो। व्हाई, ये आपको एक्सप्लेन करना है, क्या समझ में आया क्वेश्चन से क्या समझ में आया, बेटा नील क्वेश्चन से बोलते कोई दिक्कत नहीं है। देखते इसको समझते नहीं, अब देखना समझना। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा है, मतलब नाइट्रोजन में जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ऑक्सीजन में जब हम पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालने पर आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन में ज्यादा आएगी। जब हम जो बचा हुआ एटम है उसमें से अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब मैं देखूंगा तब आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। कैसे होता है देखते हैं हम। तो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, समझना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझना बेटा। सॉल्यूशन समझते बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, एकदम इजी वे में मैं आपको बताता हूँ। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले नाइट्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसेस एटम। एनी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा बेटा, प्लस साइन। क्लियर हुआ कंसेप्ट, यहाँ पर प्लस साइन। अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 1।
तो यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ये एक्चुअली में क्या है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल। ये एक्चुअली में हाफ फील्ड है, ये आपका हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होने की वजह से ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, स्टेबल है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, अनस्टेबल हो गया, मतलब ये कौन सा हो गया बेटा, पार्शियली फिल्ड। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, लिटिल बिट लॉजिक लगाओ। स्टेबल से अनस्टेबल जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी, एनर्जी आपकी हाई होगी। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब नाइट्रोजन प्लस के केस में अब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बनाता हूँ। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी 2, अगर मैं इसका अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, देखो इसका अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2 होगा। ये भी आपका पार्शियली फिल्ड है, ये भी आपका पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका क्या होगा 1s2 2s2 2p1, ये भी आपका पार्शियली फिल्ड है। तो जनरली आपको क्या देखा गया है, जनरली आप लोगों ने क्या देखा बताओ, जनरली आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर आप लोगों ने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी में उतना मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ज्यादा पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये तो स्टेबल से हटा रहे हैं हम, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो 2 होगी वो क्या होगी, नाइट्रोजन की कम होगी। ये बात क्लियर हुआ, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 2। लेकिन पॉइंट वाली बात वो है, जनरली क्या होता है, जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। क्यों, क्योंकि जो ये आपका मॉलिक्यूल होता है उसकी साइज धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज कम होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा तो साइज कम होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी 2। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब इसके बाद हमको कंपैरिजन करना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ना कि हमको इन दोनों को कंपेयर करना है। अब थोड़ा और सोचेंगे, देखो ऑक्सीजन ने O+ बनाया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ऑक्सीजन ने O+ बनाया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, इसको अलग मार्कर से बनाता हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ने O+ बनाया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। अब थोड़ा देखो, ये तो आपका पार्शियली फिल्ड है, ये तो आपका पार्शियली फिल्ड है, और ये क्या है बच्चों आपका हाफ फील्ड है। कौन सा है, हाफ फील्ड है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर पार्शियली फील्ड से हाफ फील्ड जाना आसान होगा, ये हाफ फील्ड होगा तो ये क्या होगा बच्चों आपका स्टेबल होगा, ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल होगा। तो अनस्टेबल से स्टेबल जाना आसान होगा कि स्टेबल से अनस्टेबल जाना, थोड़ा सोचो अपनी लाइफ के बारे में। स्टेबल से अनस्टेबल जाना आसान होगा कि अनस्टेबल से स्टेबल। तो कोई भी मॉलिक्यूल चाहेगा ना वो जल्दी से अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए, तो इसमें मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये अनस्टेबल से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होगा वो काफी कम होगा। लेकिन अब मैं दूसरा वाला देखता हूँ, O+ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो O+2 और इलेक्ट्रॉन बनेगा, बात क्लियर है। अब इस टाइम क्या हो गया, देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लो बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आ जाएगा 2p3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब देखो ये आपका क्या है बच्चों, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट स्टेबल। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल होगा। अब ये स्टेबल होगा, क्या ये आपका हाफ फील्ड है, नहीं है, पार्शियली फील्ड है। और बात को ध्यान से समझो, जब ये पार्शियली फील्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की ओर मूव करना आसान है कि टफ है, टफ है, मतलब हमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखो अब आपको बताओ, अब आपसे पूछूंगा इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, खुद ब खुद बता दोगे कि किसकी ज्यादा होगी इन दोनों में से।
अगर मैं नाइट्रोजन की फर्स्ट और आयन और ऑक्सीजन की फर्स्ट कंपेयर करूंगा, मतलब ये हो गया नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और ये ऑक्सीजन की फर्स्ट, दोनों को कंपेयर करूंगा तो किस में ज्यादा लगेगी? स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की ओर, मतलब ये आपका स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, तो इसमें मेरी एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो इन दोनों में किसकी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आपकी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन से। लेकिन यहां पर देखो ये आपका स्टेबल हो रहा है, स्टेबल से ये यार, तो इस केस में क्या होगा बच्चों बोलो? आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आपका ऑक्सीजन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर हो गया कंसेप्ट? काफी इजी और काफी सिंपल क्वेश्चन था। आई होप सो कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग अ हायर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देख लेते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following configuration, ठीक है, configuration represent atoms of elements having the highest second आयोनाइजेशन एनर्जी, द हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? अब इसको समझेंगे हम। पहला ए ऑप्शन है आपका कौन सा? 1s2 2s2 2p4। थोड़ा वीडियो को पॉज करके बच्चों पहले आप लोग ट्राई करना, क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। मैंने कौन सा पूछा है उस चीज को फोकस करना सबसे पहले, जल्दबाजी में मत करना, जल्दबाजी में अपने क्वेश्चंस को डील मत कर लेना, पहले फोकस करना मैंने कौन सा पूछा है, ठीक है? उसी के बाद हम आप लोग करना। देखो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आप लोगों को करा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर ये था हमारा क्वेश्चन, काफी इजी है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे करेंगे डील? सबसे पहले हमारा काम क्या होता है बच्चों? क्वेश्चंस को समझना। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? क्वेश्चन को समझना। अब सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर क्या है बच्चों? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। किसके बारे में है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों? यहाँ पर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब मुझे कितनी बार इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा? कितनी बार इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा? एक बार निकालने के बाद जो एलिमेंट बनेगा उसके दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त हमको चेक करना पड़ेगा। हमको एक बार इलेक्ट्रॉन तो पहले निकाल कर रखना पड़ेगा, फिर दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त जो बनेगा कॉन्फ़िगरेशन उसको चेक करना पड़ेगा। तो जनरली पहले तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, पहले एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो सारे कॉन्फ़िगरेशन में से, अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो। यहां पर भी आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, ठीक है? रिमूव कर दिया मैंने। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p3। यहां पर क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p5। यहां पर क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6। यहां पर क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है? अब यहां पर क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 1। यहां पर क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 1। यहां पर क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 1। और यहां पर क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 1। बात को ध्यान से समझो, यहां पर क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 1, क्योंकि मैंने अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला है? ऑब्वियसली बात है एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है। अब यहां पर आपका क्या होगा बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी 2। और मुझे किसको कंपेयर करना है? मुझे देखना किसको था? मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी 2 को ही देखना है ना। मुझे किसको देखना है? आयोनाइजेशन एनर्जी 2 को ही देखना है। मुझे इसको तो नहीं देखना ना मुझे इसको तो। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं अभी क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन को बढ़ाता हूं मैं, या सेकंड की बात नहीं करता मैं,
फर्स्ट की भी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी 1 आपकी कौन सी वाले की ज्यादा होगी? अगर मैं देखना चाहूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 आपके कौन से वाले की ज्यादा होगी? देखो पहला आपका क्या है बच्चों? पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा है? पार्शियली फिल्ड है पहला। दूसरा आपका कौन सा है बच्चों? फुल फिल्ड है। तीसरा आपका क्या है बच्चों? तीसरा आपका पार्शियली फिल्ड का नहीं है, मेटल का है। और मेटल क्या करता है बच्चों? मेटल कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, खत्म, ये तो इजीली हो जाएगा। ये भी किसका है? मेटल का ही है, लेकिन ये फुल फील्ड वाला। कौन सा वाला है? फुल फील्ड वाला। बात क्लियर है? ये फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बताओ फुल फील्ड में सबसे ज्यादा कौन आपका होगा? ये वाला या ये आपका ये वाला होगा? बताओ। अब देखो यहां पर 3s2 है, डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है क्या? कम। ये तुम अगर देखना चाहोगे तो ये आपका मैग्नीशियम का है, ठीक है। ये आपके कौन से का है? मैग्नीशियम का है पक्का, 12, ठीक है, मैग्नीशियम का है। और ये किसका है बेटा? नियोन का है। तो अगर मैं देखना चाहूंगा इन पीरियोडिक टेबल तो नियोन यहां बनेगा और मैग्नीशियम यहां बनेगा। मैग्नीशियम आपका थर्ड पीरियड में आएगा, नियोन आपका सेकंड पीरियड में आएगा। और मैंने बोला था डाउन टू द ग्रुप जाते तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू दिस। तो ये तो नोबल गैस की तो सबसे ज्यादा होती है, तो आपकी किसकी ज्यादा होगी बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी 1, यहां लिख देता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 आपकी किसकी ज्यादा होगी बच्चों? बी की, ठीक है। लेकिन हमको तो 2 पे बात करनी है। 2 पर देखो ये कौन सा फील्ड है? ये आपका हाफ फील्ड आ गया, ये आपका हाफ फील्ड आ गया। इसके बाद ये कौन सा आ गया बच्चों बताओ? ये आपका क्या आ गया? पार्शियली फील्ड। ये आपका पार्शियली फील्ड हुआ। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर क्या बना? यहां पर भी आपका क्या बना बच्चों? देखो यहां पर भी आपका बना पार्शियली फील्ड, यहां पर भी आपका क्या बना? पार्शियली फील्ड। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? अब आप लोग जानते हो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में किसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है? सबसे ज्यादा फुल फील्ड की। उसके बाद आपकी किसकी होती है? हाफ फील्ड के बाद आपकी किसकी होती है? पार्शियली फील्ड की। तो अब बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी? आपके इसमें से, फुल फील्ड में से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड किस में ज्यादा होगा बच्चों? आपका सी में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलूं तो आंसर की क्या टिक करोगे बच्चों आप लोग? सी। देखो बहुत ही ज्यादा इजी है, बस कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चन काफी इजी है। तो आप लोग अगर खुद से समझ के करने लग जाओगे तो आप लोगों को जल्दी जल्दी क्वेश्चन होने लग जाएंगे। मैं भी समझा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा टाइम जा रहा होगा, वैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा फिर अच्छे से। फिर कल परसों फिर से मैं क्वेश्चंस वाले लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको और स्ट्रॉन्ग हो जाए आपके कंसेप्ट। तो देखो यहां पर, अब देखो यहां पर समझना, कॉलम 1 मैच द कॉलम। यहां पर आपका क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, मैच द कॉलम, ठीक है, मैच द कॉलम। यहां पर हो गया लिस्ट 1 और यहां पर मैं कर देता हूं लिस्ट 2। लिस्ट 2 आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझना बच्चों, यहीं पर तो खेल है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहीं पर आपका खेल है बच्चों। यहीं पर आप लोग मिस्टेक करोगे, मैंने बोला था ना साइन कन्वेंशन, यहीं पर आप लोग मिस्टेक करोगे, बहुत ज्यादा मिस्टेक करोगे। तो इसलिए मैं पहले बोल देता हूं, यहाँ पर आपका क्या है बच्चों? एलिमेंट है या कॉन्फ़िगरेशन है? कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चंस। पहला है बच्चों आपका 1s2 2s2 2p6। दूसरा है बच्चों आपका कितना? 1s2 2s2 2p6 3s1। तीसरा है आपका कौन सा? 1s2 2s2 2p5। डी आपका कौन सा है बच्चों? 1s2 2s2 2p4,
ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, आपका -53, ये आपका कितना है सेकंड आपका -328, थर्ड आपका कौन सा है बच्चों -4141, और फोर्थ आपका कौन सा है बच्चों +48। अब आपको मैच द कॉलम सेट करना है कौन सा किसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई करना। तो अगर मैं बताऊं, सिंपली मैं बोलना चाहूं तो आप लोग एलिमेंट ही पहचान लो, ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये कौन सा होगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला है तो ये नियोन होगा, ये क्या होगा सोडियम होगा, ये क्या होगा आपका फ्लोरीन होगा, और ये क्या होगा बच्चों आपका ऑक्सीजन होगा। ये मैंने बता दिया, एलिमेंट ही बना लिया। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी। अगर मैं इस साइड में लिखना चाहूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, जस्ट उल्टे साइन की। मैंने बताया था ना, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एफिनिटी, तो ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये आपका नेगेटिव आएगा। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है। अब इसके उल्टा कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 53, यहाँ पर आ जाएगा 328, यहाँ पर क्या आ जाएगा 141, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -48। अब बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होती है, थोड़ा सोच के देखो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होती है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप लोगों को बताया था, 2 लाइन ग्राफ खींचे थे, एक वैल्यू नीचे जा रही थी, किसके लिए होती है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये आपका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी वजह से आंसर क्या आएगा बच्चों, फोर्थ। क्लियर है कंसेप्ट। अब आप लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये हो गया आपका फ्लोरीन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सोडियम। पीरियोडिक टेबल में यहाँ से यहाँ जाते तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया फ्लोरीन। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या बढ़ेगा बच्चों, आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। तो फिर आपके वो यहाँ पर आपके सोडियम की कितनी होगी, सोडियम की देखते सबसे पहले आपका यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, ठीक है। और सोडियम क्या आ रहा है बेटे बच्चों, इससे आपके थर्ड पीरियड में, सोडियम आपके थर्ड पीरियड में, ये आपके कौन से पीरियड में, सेकंड पीरियड में। आप बताओ पीरियड में अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है, बताया था। तो अब देखो सबसे कम किसकी होगी, सोडियम की, तो सोडियम की कितनी होगी बच्चों, ठीक है। अब फ्लोरीन की क्या होगी, सबसे ज्यादा। अगर सोडियम ऑक्सीजन फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन की क्या होगी, सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की आ जाएगी। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को तरीके से डील किया है, ठीक है। वही तरीका, वही अप्रोच आप अपने लिए बना लो, आपको कोई सा भी क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा आसानी से, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन में आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी, अब साइन कन्वेंशन आप लोगों का प्रॉब्लम हट गया होगा। और वही प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, बच्चों को एंड तक रहता है। अगर वो प्रॉब्लम अगर आपने अपने में से हटा लिया तो आप लोगों को कभी कोई केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, the first ionization potential of sodium is 5.1 electron volt, ठीक है। the value of electron gain enthalpy, again आप लोगों को ध्यान रखो, the value of electron gain enthalpy आपका इसका कितना होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ विल बी, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये भी है आपका डेल्टा H ऑफ IE,
आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये भी आपका क्या होता है बच्चों, डेल्टा एच ऑफ आई ई। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखो मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ हम क्वेश्चन को कभी नहीं करना चाहेंगे, ऐसा कोशिश करो डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन अप्रोच हो जाए। तो इसका तरीका समझो, काफी इजी है, काफी सिंपल है, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, ज्यादा टिपिकल नहीं। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, थोड़ा सा अगर आप लोग गौर करोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, कोई एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, तो क्या होता है बच्चों वो आयोनाइजेशन एनर्जी। और इससे जो हीट आपकी निकलती है रिमूव करते टाइम हमारी क्या होगी, रिलीज होगी या फिर मुझे जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी, मतलब रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इसका मतलब ये कौन सा फिनोमिना होगा, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, खुद में आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा देखो, अगर A प्लस में मैंने अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया तो क्या बन गया, बोलो, यहां पर A प्लस में अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, मेरा A बन जाएगा, ठीक है। फिर से मेरा क्या बन गया, आइसोलेटेड गैसियस एटम बन गया, आइसोलेटेड गैसियस एटम बन गया, ठीक है, आइसोलेटेड गैसेस एटम बन गया। अब बात को ध्यान से समझो, देखो यहां पर सामने ये Na था और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपसे Na प्लस की पूछी है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपके Na की पूछी है। देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपने किसका निकाला, A का, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप किसके लिए बोलोगे, A प्लस के लिए। तो ये कुछ उल्टा नहीं दिख रहा, जस्ट रिवर्स रिएक्शन। तो आपके जब यहां से यहां जा रहे हैं तो प्लस में हो रहा है, जब उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव में, ऑब्वियसली बात है। तो डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका क्या हो जाएगा, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को सिंपली तरीके से आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा आपका रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी अगर डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करते हैं आज का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एकदम टफ लेवल पे करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये भी आप लोगों ने फिजिक्स में ग्राफ पढ़ लिए होंगे, फिजिक्स में ग्राफ निकालना समझ गए होंगे, y = mx + c का, इन सब का। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एडवांस लेवल पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया था ऑलरेड-रोचोव स्केल, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने कल आप लोगों को क्या पढ़ाया था बच्चों, ऑलरेड-रोचोव स्केल के बारे में पढ़ाया था, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, ड्रॉ द कर्व बिटवीन ZE इफेक्टिव वर्सेस 1/r²। ना ZE इफेक्टिव हटाओ, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस 1/r² फॉर ऑलरेड-रोचोव स्केल। इसके लिए आपको कर्व बनाना है, ठीक है। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को कर्व बनाना है इसके लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑलरेड-रोचोव स्केल होता क्या है। तो आप लोगों को मैंने कल ही लिखाया था, क्या लिखाया था बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी = 0.53359 Z इफेक्टिव बाय r² + 0.744। ये कुछ इक्वेशन मैंने लिखवाई थी आप लोगों को, काफी सिंपल इक्वेशन है, कोई इतना टिपिकल इक्वेशन नहीं है आप लोगों का, काफी ज्यादा सिंपल इक्वेशन है। अब मुझे कर्व किस के बीच बनाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और 1/r²। तो यहाँ पर 1/r² आपका हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने कौन से एक्सिस पर लिया, थोड़ा समझना कैसे करता हूँ। अब देखो थोड़ा सा अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं कैसे निकालूंगा। 359 Z इफेक्टिव
और इसी के मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा 1/r² प्लस 0.744। अब देखो 1/r² को मैंने x एक्सिस पर लिया, इसको पकड़ के बाहर निकाल लिया, इसको मैंने y एक्सिस पर लिया। अब थोड़ा सा इक्वेशन को घुमा दो, ये मान लो y = mx + c, तो x तो ये y है, तो m क्या हुआ बच्चों 0.539 इंटू जेड इफेक्टिव। क्लियर हुआ कंसेप्ट। और अगर मैं बोलना चाहूं कि c क्या हुआ, c आपका प्लस में 0.744, c मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव y एक्सिस पर काटेगा, यहां पर होगा पॉजिटिव। समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया आप लोगों को? ये देखो x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है। थोड़ा सा अगर तुम लोग लॉजिक लगाओगे तो 2 मिनट के अंदर समझ में आएगा। अरे यहाँ पर x, यहाँ पर आपके x की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 वैल्यू रखो ना x की जगह, यहाँ 0 रखोगे तो कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.744, तो यहीं पर आ गया। ठीक है, क्लियर। अब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। और यहाँ पर जो थीटा बनेगा स्लोप, थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, स्लोप होगा। ठीक, यहाँ पर जो आपका स्लोप बनेगा, सॉरी यहाँ पर जो आपका m बनेगा स्लोप, सॉरी थीटा एंगल से जो m बनेगा स्लोप, वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा। और आपका tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, m की वैल्यू क्या है 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव की वैल्यू को कैलकुलेट करना मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। जो क्वेश्चन मैं यहां करा रहा हूं उस क्वेश्चन को अगर आपने डिटेल में ले लिया तो आप लोगों को किसी भी टाइप का डाउट नहीं आएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके और एक बार समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर आज मैंने पोलिंग स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए थे, वो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया होगा, थोड़ा सा लिटिल बिट। तो अभी मैं आप लोगों को पोलिंग स्केल से रिलेटेड एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी बता देता हूँ ताकि आपको फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देख लेते हैं यहाँ पर पोलिंग स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही मैं अभी एक दो लेक्चर क्वेश्चंस के लूंगा जिससे आपको क्वेश्चन अप्रोच करने की थिंकिंग आप लोगों की बढ़ जाएगी, वो भी 20 से पहले, क्योंकि 20 को आपको एग्जाम है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन 8, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन 8 Pauling scale given that क्या दिया हुआ है बेटा, E की वैल्यू HH जो कि आपके 104.2 किलो कैलोरी पर मोल दी गई है। बहुत बढ़िया, किलो कैलोरी पर मोल दिया गया है। इसका मतलब आज आपको बताया था बेटा किलो कैलोरी में कौन सा फॉर्मूला लगाना है और किलो जूल में हमको क्या करना है। किलो जूल में हमको ये जो हमारा समझना, ये जो हमारा डेल्टा होता है, डेल्टा को 0.108 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर किलो कैलोरी में होगा तो क्या होगा, इसको 208 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यही था आपका फॉर्मूला। तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू दी गई है। बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू सीसी, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है 83.1 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 98.8 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन आपको कितना दिया गया है इक्वल टू 2.1। ठीक है, ये आपको दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं हम लोग बड़े आसानी से। अब देखो हमको क्या दिया गया है, हमको पोलिंग स्केल पे निकालना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो हमको कौन से स्केल पे निकालना है। हमको निकालना है यहाँ पर पोलिंग स्केल पर, और पोलिंग स्केल पर हम कैसे निकालेंगे बेटा, समझ लो। पोलिंग स्केल पर आपका क्या होगा, सबसे पहले आप लोग इसकी वैल्यू निकालो, सबसे पहले आप लोग इसकी वैल्यू निकालो। अगर आप लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालो। देखो डेल्टा, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड बोलेंगे।
माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। मतलब समझना, CH बॉन्ड किससे बन रहा होगा? CC से और HH से, तो उसको माइनस करना है, फिर आपको डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर अंडर रूट ऐसे लेना है। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? 98.8, ठीक है, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड आपको कितना दिया गया? 83.1 प्लस 104.2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? कैलकुलेट द वैल्यू। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 83.1 और 104.2, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 187.3 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये आपका कितना आ जाएगा? 9 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 7, तो ये आपका हो जाएगा 93 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 93 पॉइंट समथिंग में मान लेता हूँ, ठीक है, 93 पॉइंट समथिंग मान लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका? अंडर रूट में वैल्यू कितनी आ गई? 5.8 आ गई, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको अंडर रूट डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब जब आपका किलो कैलोरी पर मोल में, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है। तो एक्चुअली में आपका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ए और बी एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपका 0.208 इंटू डेल्टा, ऐसा होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है, आपका फॉर्मूला ऐसा होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, किस किस के बीच होगा? एक कार्बन के बीच और एक हाइड्रोजन के बीच। तो यहाँ पर वो मुझे हाइड्रोजन की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 2.1 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन 0.208 इंटू, अब यहाँ पर देख लेते हैं डेल्टा की वैल्यू कितनी। यहाँ पर डेल्टा आपका कितना होगा? यहाँ पर 5.8। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी। जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर आपके, यहाँ पर रुको, इसको यहाँ पर ये कार्बन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है, देखो 2.1 है, ठीक है, हाइड्रोजन की 2.1 है और यहाँ पर कार्बन की है। देखो यहाँ पर सुबह मैंने इसको आगे लिखा था, कल के लेक्चर में मैंने इसको आगे लिखा था 4-। क्यों लिखा था? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार्बन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको हम आगे लिखते हैं, उसको हम कहाँ लिखते हैं? आगे लिखते हैं। ऐसा कभी मत करना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी उसको हम यहाँ आगे लिखेंगे। बहुत ही ज्यादा बच्चे यहाँ पर आप लोग 100% गलती करोगे, 100%। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको हम आगे लिखते हैं। कल के लेक्चर में भी हमने फ्लोरीन को आगे लिखा था, ठीक है, कल के लेक्चर में भी फ्लोरीन का 4 था, लेकिन मेरा क्लोरीन का कितना आया था? 3.6। और तुम लोग ऐसा जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका ज्यादा होगा? मैंने बताया था ना, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी घटती है, तो फ्लोरीन का ज्यादा ही होगा ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पर कार्बन का आपका ज्यादा होगा। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको सोल्व करने पर कार्बन की आपकी आ जाएगी यहाँ पर 2.6। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा बच्चों? 2.6। तो आप लोगों को इसको घर पे सोल्व करना है, एक बार ट्राई करना। 5.6 √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 5.6 की वैल्यू कितनी होगी? 2.1 के समथिंग, 2.1 के समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0.0 तो कितना आएगा? 0.4 के अप्रोक्स आएगा। 0.4 में 2.1 अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2.5। आंसर विल बी 2.6, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं।